रेयॉन के बारे में पढ़ रहे थे अपन। रेयॉन के बारे में समझा दिया था कल, लिखाया नहीं था शायद, लिखा नहीं आपका। रेयॉन जो होता है ये प्रथम अर्ध संश्लेषित, फर्स्ट सेमी सिंथेटिक फाइबर है ये। प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा है ये। इसमें क्या होता है, इसको अर्ध संश्लेषित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कागज होता है या जिसको हम सेलुलोज कह सकते हैं, इसमें सबसे पहले सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड से विलयन से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में इसको डुबोया जाता है और इसमें साथ में कार्बन डाइसल्फाइड गैस इस पर फ्लो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो विलयन बन जाता है, सेलुलोज का जो विलयन है, फिर इसको एक पात्र के अंदर छोटे छोटे महीन इसमें बारीक पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और इसके अंदर भरा रहता है डाइल्यूट H2SO4। और जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 में इससे अपन सॉल्यूशन को गिराते हैं तो यहाँ लंबी पतली धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। इन्हीं को रेयॉन की रेशे कहते हैं, जिसका उपयोग वस्त्र, धागे वगैरह, दरिया वगैरह बनाने में किया जाता है। तो लिखो इसमें, यह प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा है। प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा है। प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा है। इसमें कागज या सेलुलोज को इसमें कागज या सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, कागज या सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में भिगोकर साफ किया जाता है। भिगोकर साफ किया जाता है तथा इस पर कार्बन डाइसल्फाइड गैस प्रोवाइड करके, कार्बन डाइसल्फाइड गैस प्रोवाइड करके सेलुलोज का सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है। सेलुलोज का सॉल्यूशन प्राप्त किया जाता है। इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन को महीन छिद्रों से होकर महीन छिद्रों से होकर किसी पात्र में भरे हुए डाइल्यूट H2SO4 में, किसी पात्र में भरे हुए डाइल्यूट H2SO4 में छाना जाता है। छाना जाता है जिसके दौरान महीन धागे नुमा रेशों का निर्माण होने लगता है। महीन धागे नुमा रेशों का निर्माण होने लगता है। जिन्हें रेयॉन के रेशे कहते हैं।
जिन्हें रियोन के रेशे कहते हैं। इनका उपयोग वस्त्र, धागे, दरिया आदि बनाने में किया जाता है। वस्त्र, धागे, दरिया आदि बनाने में किया जाता है। जिनको मिश्रित रेशे, मिश्रित, मिक्स फाइबर, मिश्रित रेशे। जैसे टेरिकॉट, एक होता है टेरीबूल। ये टेरिकॉट, टेरीबूल, टेरिकॉट का मतलब है टेरी यानी टेरिलीन प्लस कोट यानी कॉटन, कपास। इन दोनों से मिलकर बनने वाले रेशियो क्या कहते हैं? टेरिकॉट कहते हैं। वो एक कपड़े बनाने में, वस्त्र बनाने में इसका यूज होता है। टेरीबूल का मतलब होता है टेरिलीन प्लस बूलन, बूलन यानी ऊन। दोनों से मिलकर टेरीबूल का निर्माण होता है। ये कोट वगैरह बनाने में टेरीबूल का भी यूज होता है। पहला लिखना, टेरिकॉट में लिखो, यह टेरिलीन प्लस कॉटन से मिलकर बना होता है। यह टेरिलीन प्लस कॉटन से मिलकर बना होता है। यूज वस्त्र बनाने में। नेक्स्ट को टेरीबूल। टेरीबूल, ये टेरिलीन तथा बूलन से मिलकर बनता है। यूज लिखना वस्त्र बनाने में। जिसको प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर, ये प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर जो होता है, इसको आइसोप्रीन का पॉलीमर माना जाता है। जब कई सारी C5H8 इकाइयां मिलकर के, आइसोप्रीन यूनिट्स मिलकर के क्या बनाती हैं? प्राकृतिक रबर बनाती हैं। ये प्राकृतिक रबर जो होता है एक वृक्ष से प्राप्त होता है। उस ट्री का नाम है हीविया ब्रेसियंसिस। ये जो वृक्ष होता है, इस हीबिया ब्रेसियंसिस रबर के वृक्ष का नाम है ये। इस वृक्ष से एक दूध जैसा एक सीक्रेट होता है पदार्थ, दूध जैसा एक स्राव निकलता है, इससे सीक्रेशन होता है, जिसको कहा जाता है लेटेक्स, या इसको रबर क्षीर कहते हैं। ये लेटेक्स या रबर क्षीर थोड़ा सॉफ्ट होता है, फिर इसमें थोड़ी मात्रा में एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, और एसिटिक एसिड मिलाने के बाद इसको ठोस अवस्था में बदला जाता है। लेकिन फिर भी ये इतना ठोस मजबूत नहीं हो पाता कि इससे कोई प्रोडक्ट बना सकें। तो फिर क्या करते हैं, इसको 150 से 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सल्फर के साथ गर्म किया जाता है, और सल्फर के साथ गर्म करना कहलाता है रबर का वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। और रबर का वल्कनीकरण होने के बाद ये रबर अत्यंत इलास्टिक हो जाता है, थोड़ा प्रत्यास्थ लचीलापन आ जाता है, मजबूत भी होता है। तनन सामर्थ्य, इसकी जो डक्टिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है, तनन सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा कम घिसने वाला होता है। फिर इसका यूज टायर ट्यूब वगैरह बनाने में, या जो भी इसके प्रोडक्ट वगैरह हैं रबर के, वो बनाने में किया जाता है। तो ये कहलाता है प्राकृतिक रबर। ये यानी पेड़ से, वृक्ष से प्राप्त होता है। वृक्ष का नाम क्या है? हीबिया ब्रेसियंसिस। देखो, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। पहला पॉइंट लिखना, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नीचे लिखो, यह हीबिया ब्रेसियंसिस नामक वृक्ष से
हीबिया ब्रेसियंसिस नामक वृक्ष से दूध जैसे स्राव के रूप में प्राप्त होता है। हीबिया ब्रेसियंसिस नामक वृक्ष से दूध जैसे स्राव के रूप में प्राप्त होता है। जिसे लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं। जिसे लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं। इसे लेटेक्स या रबर क्षीर कहते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में एसिटिक एसिड मिलाकर इसमें थोड़ी मात्रा में एसिटिक एसिड मिलाकर इसे ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में बदला जाता है। ठोस अवस्था में बदला जाता है। जिसके दौरान प्राप्त रबर अत्यंत प्रत्यास्थ इलास्टिक तथा कम तनन सामर्थ्य लो डक्टिलिटी कम तनन सामर्थ्य लो डक्टिलिटी टेम्परेचर तो बोला ही नहीं है मैंने। हाँ हाँ, टेम्परेचर नहीं बोला अभी। लो डक्टिलिटी वाला होता है जिसके दौरान प्राप्त रबर अधिक प्रत्यास्थ तथा कम तनन सामर्थ्य वाला होता है। जिससे उत्पाद या प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते हैं। जिससे प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते हैं। इस रबर को अधिक मजबूती एवं तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अधिक मजबूती एवं तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए अधिक मजबूती हार्डनेस एंड डक्टिलिटी तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। जिसे रबर का वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जिसे रबर का वल्कनाइजेशन वल्कनीकरण कहते हैं। तथा इस क्रिया द्वारा प्राप्त रबर अधिक तनन सामर्थ्य एवं प्रत्यास्थ तथा मजबूत होता है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त रबर अधिक तनन सामर्थ्य मोर डक्टिलिटी प्रत्यास्थ तथा अधिक मजबूत होता है।
आपको मीथेन लिखवा दिया था कि मैंने, मीथेन, मार्स गैस, पंख गैस, एल्कोहल, एथेनॉल हो गया, मैथेनॉल हो गया, साबुन हो गया, सोप एंड डिटर्जेंट, प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गए, रेशे वगैरह। केमिस्ट्री नहीं हुई लेकिन अभी, ठीक है। और इसके अंदर सीएनजी, एलपीजी, वो सारे पेट्रोलियम पदार्थ अपन ने कर ही लिए थे सारे, बायोगैस, मीथेन वगैरह, वो सारा कंप्लीट हो ही गया था। अब लिखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस होती है, ऑर्डरलेस गैस है, ये कोई रंग नहीं है इसका, कोई गंध नहीं है, और वाटर के अंदर बहुत ही अल्प विलेय होती है, बहुत कम घुलनशील होती है, ये लो सॉल्यूबल होती है। ऑक्सीजन नाम जो दिया था वो तो दिया था एंटोनी लेवाशियर ने। किसने दिया था? एंटोनी लेवाशियर ने। लेकिन इसकी जो खोज की थी, डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रीस्टले व सीले, ये दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर लगभग 20.95 या लगभग हम कह सकते हैं 21% मात्रा में पाई जाती है। संपूर्ण जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, सभी की श्वसन प्रक्रिया में बहुत जरूरी होती है ये। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, याद रखना, ये जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है, ऑक्सीजन गैस स्वयं जलेगी नहीं, लेकिन ये जलाने में सहायक होती है। कोई पदार्थ जब जलता है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता है। इसका जो प्रोडक्शन के लिए अपन लेबोरेटरी के अंदर ये पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर प्राप्त होती है। पोटेशियम क्लोरेट यानी 2KClO3 को जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है 2KCl प्लस 3O2, इसको कहा जाता है पोटेशियम क्लोराइड। और साथ में कौन सी गैस निकल जाती है? ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। इसका मेन यूज तो रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग क्रिया में होता है। इसके अलावा जो द्रव ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन होती है, उसका यूज रॉकेट ईंधन वगैरह के रूप में भी किया जाता है। जो इसके अलावा ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला, जिसको अपन इसे वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें भी मिश्रित गैस के रूप में इसका यूज में ले सकते हैं इसी प्रकार से। तो ऑक्सीजन के बारे में लिख लो, दो चार पॉइंट मैन मैन हेडिंग डालो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसकी मास द्रव्यमान संख्या होती है 16, इसका प्रतीक होता है O। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है, यही प्रोटॉन की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और ये इसकी क्या है? मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है ये। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 16 माइनस 8 बराबर 8। न्यूट्रॉन की संख्या का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा देते हैं अपन? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर हटा देते हैं, तो क्या जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। ऑक्सीजन लिखना। ऑक्सीजन नाम एंटोनी लेबोसियर ने दिया था। ऑक्सीजन नाम एंटोनी लेबोसियर ने दिया था। इसकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर 16 तथा एटॉमिक नंबर 8 होता है। डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले एंड सीले। जोसेफ प्रिस्टले एंड सीले। एनवायरमेंट में प्रतिशत मात्रा लिख लेना, 20.95 या लगभग 21% फ्री स्टेज में होती है, मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में ये 20.95% होती है। बाकी संयुक्त अवस्था में ये भूगर्भ में भी पाई जाती है, पेड़ पौधों में होती है, जीव जंतुओं में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में भूगर्भ यानी पृथ्वी, अर्धपृष्ठ, संयुक्त अवस्था में अर्धपृष्ठ, भूगर्भ में पेड़ पौधों, प्लांट्स तथा एनिमल्स में उपस्थित होती है, तथा एनिमल्स में उपस्थित होती है।
नीचे लिखो, औद्योगिक इकाइयों में इंडस्ट्रियल यूनिट्स, या हम प्रयोगशाला लिख सकते हैं, लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में इसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। टू KClO3 इक्वल टू 2 KCl प्लस 3O2। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह एक रंगहीन, गंधहीन, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, स्वादहीन भी होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस तथा जल में अल्प विलय गैस होती है। जल में अल्प विलय गैस होती है, जो कि संपूर्ण जीवित कोशिकाओं के, जो कि संपूर्ण जीवित कोशिका, लिविंग बॉडी या एनिमल्स, संपूर्ण जीवित कोशिकाओं के श्वसन प्रक्रिया में काम में आती है। श्वसन प्रक्रिया में काम में आती है। को ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है, स्वयं नहीं जलती है, लेकिन यह पदार्थों के जलने में, लेकिन यह पदार्थों के जलने में सहायक होती है। पदार्थों के जलने में सहायक होती है। इसको द्रव ऑक्सीजन का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है। द्रव ऑक्सीजन का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि हल्के नीले रंग की होती है। द्रव ऑक्सीजन का यूज ईंधन के रूप में किया जाता है, जो कि हल्के नीले रंग की होती है। नीचे कृत्रिम श्वसन के रूप में, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कृत्रिम श्वसन का मतलब होता है, इसे गोताखोर जब गोता लगाते हैं तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण यूज में लेते हैं, ये कृत्रिम श्वसन के रूप में। तो इन सभी में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। अगला लिखो फास्फोरस। हाँ, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण यूज में लेते हैं गोताखोर जब गोता लगाते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में चले जाते हैं तो वहां श्वास में दिक्कत आती है उनको। फास्फोरस भी, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। फास्फोरस एक अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, यानी थोड़ा एक्टिव ज्यादा होता है ये। इसमें एक तो होता है श्वेत फास्फोरस, जिसको पीला फास्फोरस भी कहते हैं। और कई बार एक क्वेश्चन बनता है, श्वेत फास्फोरस को कहां रखा जाता है? ठंडे जल में डुबोकर रखते हैं इसको। कहां रखा जाता है? ठंडे जल में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि खुले में रखने पर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव करता है, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, जलने लग जाता है। एक इसमें आता है लाल फास्फोरस का यूज कहाँ किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का यूज जो मैचस्टिक होती है, माचिस की तीली होती है, उसकी नोक बनाने में करते हैं लाल फास्फोरस का उपयोग। और फास्फोरस का उपयोग मेनली एक तो आतिशबाजी का सामान बनाने में, जितनी भी जो क्रैकर्स, पटाखे वगैरह होते हैं, इनमें फास्फोरस का यूज होता है।
और अग्निबम धूम्रबम वगैरह बनाने में। अग्निबम धूम्रबम, धूम्रबम का मतलब होता है जैसे डीजे वगैरह पे छोड़ी जाती है ना, जैसे ये क्लब वगैरह होती है तो हम देखो डीजे पे धुएं के गुब्बार छोड़े जाते हैं, स्मोक आता है। हाँ, शादी वगैरह में आपने देखा होगा, जहाँ दूल्हा दुल्हन रहते हैं वहां पे थोड़ा सा वो छोड़ देते हैं, मतलब धूम्र के गुब्बार से बना देते हैं, उनमें फास्फोरस का यूज होता है, फास्फोरस की धुआं छोड़ी जाती है। हम्म। लिक्विड, लिक्विड नाइट्रोजन, ये लिक्विड नाइट्रोजन का यूज तो मेनली क्रायो प्रिजर्वेशन में करते हैं। बाकी धूम्रवर्म होते हैं, नाइट्रोजन का भी यूज होता है, उससे ही बन जाते हैं, और फास्फोरस का भी यूज होता है। इसके दो आपको कंपाउंड याद रखने हैं, एक तो एल्यूमिनियम फॉस्फोइड, इसका यूज तो करते हैं जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं, अनाज आदि होते हैं, इनके परिरक्षण में किया जाता है, प्रिजर्वेशन में किया जाता है। जो गोदाम वगैरह होते हैं, गोडाउन होते हैं जैसे एफसीआई वगैरह के हैं, आरएसडब्ल्यूसी के, जहां अनाज को भर करके लॉन्ग टाइम तक रखा जाता है, वहां पर इसका यूज करते हैं। और एक होता है जिंक फॉस्फोइड। जिंक फॉस्फोइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये चूहे मारने की दवाई में किया जाता है। चूहे मारने की दवाई बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फॉस्फोइड का। तो फास्फोरस में लिखना, यह एक अत्यंत अभिक्रियाशील तत्व है, यह एक अत्यंत अभिक्रियाशील तत्व है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील श्वेत फास्फोरस या पीला फास्फोरस होता है। मतलब इतना आपने देखा होगा कभी लेबोरेटरी में, तो जलता है ये, मतलब ऐसे इसको ऐसे पास से नहीं देख सकते, ऐसे जलता है, इसके अंदर आग हो, इस प्रकार से जलता है ये। हाँ, तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील श्वेत या पीला फास्फोरस होता है, जिसे जल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह हवा में रखने पर या खुले में रखने पर, क्योंकि यह हवा में रखने पर या खुले में रखने पर स्वतः ही जलने लगता है, स्वतः ही जलने लगता है। इसका उपयोग आतिशबाजी, फास्फोरस का उपयोग आतिशबाजी का सामान बनाने में तथा युद्ध काल में, युद्ध के समय अग्नि बम तथा धूम्र बम बनाने में, धुएं के गोले छोड़े जाते हैं जब बहुत ज्यादा सेना होती है। ये जो जनरली अपन जैसे ओकेजनली जो धूम्र बनते हैं ना, बहुत उसमें किया जाता है उस नाइट्रोजन का यूज। बाकी जैसे किसी सेना, कोई लोग हैं बहुत ज्यादा, उनको हटाना है, भीड़ को इधर उधर करना है, टीयर गैस का भी यूज करते हैं, आंसू के गोले छुड़ जाते हैं कई बार, धुएं भी है। नहीं नहीं, टीयर गैस अलग है, आंसू गैस के रूप में जैसे अमोनिया का यूज कर सकते हैं, एसिटोपिक्रिन का उपयोग किया जाता है, क्लोरोपिक्रिन का यूज करते हैं, एसिटोफिनोल का यूज करते हैं, क्लोरोपिक्रिन का यूज करते हैं। नीचे लिखो, लाल फास्फोरस का उपयोग, लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली की नोक बनाने में या दिया सलाई की नोक बनाने में किया जाता है। ये लिखो, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। पहला लिखना एल्यूमिनियम फॉस्फोइड, एल्यूमिनियम फॉस्फोइड। यूज लिख लेना अनाज के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स, अनाज के परिरक्षण में। उसको लेकर जिंक फॉस्फोइड,
जिंक फॉस्फेट, चूहे मारने की दवाई बनाने में। जिंक फॉस्फाइड चूहे मारने की दवाई बनाने में। नेक्स्ट लिखना सिलिकन। सिलिकन, नेक्स्ट सिलिकन, SI। सिलिकन नेचर के अंदर रेत या पत्थर के रूप में पाया जाता है और अर्थ क्रस्ट में ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला दूसरा तत्व है। पहले नंबर पर तो ऑक्सीजन आएगा याद रखना, और सेकंड नंबर पर क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा। और हमारी बॉडी में पहले नंबर पर ऑक्सीजन आएगा और सेकंड नंबर पर कार्बन आएगा। मानव ह्यूमन बॉडी के अंदर कार्बन और अर्थ क्रस्ट में आएगा सिलिकॉन आएगा। सिलिकॉन का यूज कहाँ करते हैं, एक तो माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप होती है उसको बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड का यूज आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में किया जाता है। बताया था मैंने सिलिकॉन कार्बाइड SiC, कृत्रिम हीरा बनाने में भी सिलिकॉन कार्बाइड का यूज होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम इनका उपयोग ये सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है, इनका अर्धचालक के रूप में करते हैं। तो सिलिकॉन में लिखना, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रेत या पत्थर के रूप में पाया जाता है। रेत या पत्थर के रूप में पाया जाता है। देखो पृथ्वी की सतह पर अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सरफेस पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला दूसरा तत्व है। दूसरा तत्व है। नीचे लिखो सिलिकॉन का उपयोग। पहला लिखना माइक्रो प्रोसेसर की चिप बनाने में। माइक्रो प्रोसेसर की चिप बनाने में। कृत्रिम हीरा बनाने में, आर्टिफिशियल डायमंड। नीचे लिखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन का एक यौगिक लिख लेना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंपाउंड, SiO2। कांच निर्माण में और सीमेंट उद्योग में इसका यूज होता है, सीमेंट प्रोडक्शन में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, यह सिलिकॉन का एक यौगिक है जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग तथा कांच उद्योग में किया जाता है। नीचे लिखना प्रकृति में सिलिकॉन, प्रकृति में सिलिकॉन क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है और क्वार्ट्ज में सर्वाधिक प्रत्यास्थता, मैक्सिमम इलास्टिसिटी पाई जाती है। सर्वाधिक प्रत्यास्थता का गुण उपस्थित होता है, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी क्वार्ट्ज में पाई जाती है। अब लिखना हेलोजन फैमिली। हाँ यस, अब लिखना हेलोजन परिवार, हेलोजन फैमिली। हेलोजन परिवार,
हेलोजन फैमिली। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है लवण, सॉल्ट। और जन का मतलब होता है उत्पादन करने वाला, अर्थात इनको लवण उत्पादक कहते हैं, हेलोजन कहा जाता है। इस हेलोजन परिवार में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये सभी किस में आते हैं? हेलोजन फैमिली में आते हैं ये। एक प्रश्न आता है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की बात करें, नॉन मेटल, तो कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। और मेटल की पूछें तो कौन सी होगी? मरकरी। एक आती है चमकदार अधातु, कौन सी होती है? आयोडीन। कौन सी होती है? आयोडीन होती है। क्लोरीन का यूज कहां किया जाता है? एक तो जल के शुद्धिकरण में करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में। दूसरा क्लोरोफार्म बनाने में भी किया जाता है। और तीसरा चीनी उद्योग में भी करते हैं इसका यूज। शुगर इंडस्ट्री में चीनी को सफेद करने में किया जाता है, चीनी उद्योग में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। सल्फर से तो चीनी बनती है, सल्फर का भी यूज होता है। बाकी क्लोरीन का यूज भी करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज करते हैं। मतलब इसके लिए हाँ, क्रिस्टलाइजेशन भी किया जाता है। देखो जनरली होता क्या है कि हम तो एक तत्व पढ़ते हैं कहीं कहीं, लेकिन कई सारे केमिकल्स का यूज होता है। क्लोरीन का यूज चीनी उद्योग सफेद करने में करते हैं, सल्फर का भी यूज किया जाता है। सल्फर वाली चीनी जो होती है वो थोड़ी हल्की सी येलो कलर की होती है। एस्टेटीन को दुर्लभतम तत्व कहा जाता है, बहुत कम, अत्यंत कम मात्रा में उपस्थित है नेचर में, इसको दुर्लभतम तत्व भी कहा जाता है। ठीक है। और समुद्री वनस्पति में जो सी फूड होता है, उस समुद्री वनस्पति में पाए जाने वाला हेलोजन कौन सा है? आयोडीन। समुद्री वनस्पति में पाए जाने वाला हेलोजन की बात करें तो कौन सा होगा? आयोडीन होगा। आयोडीन एक अधातु है। और ब्रोमीन क्या है? एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु होती है, चमकदार अधातु आयोडीन होती है। नोट कर लो। क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने में भी किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व, बहुत ज्यादा जो इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी जो होती है वो किसकी होती है? विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है फ्लोरीन। एक यौगिक होता है पोटेशियम ब्रोमाइड।
ब्रोमीन का यौगिक है ये। नींद की दवाई बनाने में इसका यूज होता है। दुर्लभतम तत्व, समुद्री वनस्पति, सी फूड, सी प्लांट जो होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं, उसमें आयोडीन ज्यादा होता है। टिंचर आयोडीन बनाने में यूज होता है इसका, हेलोजन का। फ्लोरीन का कांच पर इफेक्ट पड़ता है, कांच पर चित्र बनाने, कांच को खोजने, कांच पर कोई अपन तो विद्युत ऋणी तत्व, एलिमेंट, फ्लोरीन। फ्लोरीन कांच पर कोई भी अपन डायग्राम, चित्र वगैरह बनाते हैं या कोई कलाकारी करते हैं तो उसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, HF। जैसे हाइड्रोक्लोरिक तो होता है HCl, ये होता है HF। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये हो गया आपका हेलोजन फैमिली। कल पढ़ेंगे नोवल गैसेज, उत्कृष्ट गैसें। और उसके बाद कुछ एटम से संबंधित कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, सिद्धांत।